अरे मैं पूछना चाहता हूँ लोगों को तकलीफ क्यों है? अगर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धर्म में वापस आ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती तो पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? लेकिन बुद्ध का धर्म तो भारत से पैदा हुआ, पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकारा। वो अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। बुद्ध का धर्म किसी लालच से या प्रेशर से नहीं फैल रहा। बुद्ध का धर्म अपनी अच्छी भावनाओं से फैल रहा है, अपने अच्छे आचरण से फैल रहा है। मानव कल्याणकारी धर्म है जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश है। जो संदेश बुद्ध के धर्म का भारत से पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया के अंदर 56 देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। 128 देशों में बौद्ध धर्म है। और एक और बात बता दूं, अभी यूएनओ का जो रिपोर्ट आई है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा, आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और ये भी रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर पहले के अंदर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले 15 साल के अंदर क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म किसी लालच से और ताकत से धमका कर नहीं फैलाया जा रहा। बौद्ध धर्म अपनी अच्छी शिक्षाओं के लिए, मानव कल्याणकारी योजनाओं की वजह से, अपने अच्छे आचरण की वजह से फैल रहा है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ साथियों, इस लड़ाई को, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे लोगों की रोज रोज जो जाति और धर्म की वजह से हत्याएं हो रही है, उस हत्याओं को रोकने की लड़ाई है। ये लड़ाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत और मान मर्यादा की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने समाज की इस मान मर्यादा की, स्वाभिमान की लड़ाई को क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है तो एक बार दोनों हाथ उठा के समर्थन दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। साथियों, एक और सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। देश के अंदर जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो देश की योजना बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग उसके अंदर 2% भी क्यों नहीं है? और अगर 2% भी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं हैं, तो फिर वो जो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो आप लोगों के फेवर में कोई पॉलिसी बनाएंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर हमारे प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अगर अनुसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, तो क्या हम वहां न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? क्योंकि जो जजमेंट अभी आया है ईडब्ल्यूएस के ऊपर, आपने देख लिया होगा। संविधान तो कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आर्टिकल 15(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट those are more represented. Those are not less represented but more represented. Those are neither socially nor educationally backward. Then how they are entitled to get benefit of reservation? But even in spite of all these legal provisions, Honorable Supreme Court has given verdict in favor of this 10% EWS reservation. और उसके अंदर क्लियर है, EWS रिजर्वेशन में SC, ST और OBC के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों भाई? उनको क्यों नहीं कर सकते? क्या उनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है? यानी आपको समझना पड़ेगा, साजिश किसी एक गवर्नर पे नहीं है, भारत के चप्पे चप्पे पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमारी गलती है कि हम सच को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं। हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते।
अगर हम लोग बौद्ध बन गए होते तो आज भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा बौद्ध होते, आप बहुसंख्यक होते, योजना भी आप बनाते, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी भी आपकी होती। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जल जंगल जमीन है या खेती की जमीन है या प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? भाई बताइए ना, क्या खेती की जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? क्या देश के प्राकृतिक संसाधन कोई क्या अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ की पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो केवल वही लोग उसके मालिक क्यों हैं? हमारे लोगों का उसमें हिस्सा कहाँ है? कौन लोग हैं जो हमारे हिस्से को खा रहे हैं, हजारों साल से खा रहे हैं? अब इस लड़ाई को हिस्सेदारी की लड़ाई बनाना पड़ेगा। हमें देश के संसाधनों में, जल में, जंगल में, जमीन में, कोर्ट में, न्यायालयों में, हर जगह, डिफेंस में, हर जगह अब अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ना होगा। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि हमारे लोगों पे जो उत्पीड़न पूरी तरह से बंद हो जाए, इसीलिए मैंने ये अपना रिजाइन किया है। क्योंकि अगर मैं मंत्री बने रहता तो मैं हो सकता है 2.5 साल और मंत्री रहता, हो सकता है दोबारा सरकार बनती, फिर मंत्री बन जाता। लेकिन हमारे सीनियर नेता, जिनको हम बड़े इज्जत से कहते थे कि ऊपर नीचे जमीन, ऊपर आसमान और पासवान पासवान, वो तो मरते दम तक मंत्री रहे। तो मंत्री बने रहने से अगर समाधान हो जाता, राष्ट्रपति बनने से अगर समाधान हो जाता, मुख्यमंत्री बनने से अगर समाधान हो जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे साथियों से, बहनों भाइयों से, बताइए 2 दलित राष्ट्रपति बन गए और 1 अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति बन गई, 3 राष्ट्रपति बन गए। क्या हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? नहीं। देश में पिछड़े वर्ग के कई मुख्यमंत्री बन गए, अनुसूचित जाति की भी मुख्यमंत्री बन गई, हमारे उप प्रधानमंत्री भी बन गए, अनेकों मंत्री हैं। तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हो जाता है क्या? नहीं। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ रहे। हमारी संख्या बताती है कि देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं। अगर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। बस करना सिर्फ इतना है, अपनी इस कंज्यूमर ताकत को पहचानो, अपनी इस आर्थिक ताकत को पहचानो और अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां सरकारें बनाने वाली नहीं है, लेकिन हम अब अपने समाज की आर्थिक नीतियां भी तैयार करेंगे, अपने समाज को हर क्षेत्र में तैयार करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं है। हमने रिजाइन इसलिए किया है ताकि इस समाज की लड़ाई को अपने गौरव के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कुर्सी पर रह के शायद उतनी धार ना दे पाए, लेकिन अब पूरा देश हमारा है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़िया है, पाने के लिए पूरा विश्व है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और जिनके जो विषमता के शिकार हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाए। फिर पूरा भारत तुम्हारा है, तुम ही देश के हुक्मरान बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूं और कहता हूं, तो अभी तो हमने केवल वीडियो डाल कर दी थी। अभी हमने कोई वैसे तैयारी नहीं की कि गली गली में छोटी छोटी सभाएं की हों, लेकिन आगे गली गली में पूरे देश के अंदर सभाएं होंगी और जोगदिया जी के कुर्बानी को, हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। अपने समाज की लड़ाई को देंगे। हम डॉक्टर हम किसी तरह संविधान के रास्ते को छोड़कर संविधान के खिलाफ कोई भावनाओं में बह के लड़ाई लड़े, ताकि ये लोग हमारे लोगों पर मुकदमा बना के उनको कोर्ट के चक्कर में उलझा दें। लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को